प्रिय विद्यार्थियों, ये पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के थर्ड सेक्शन में तीसरी इकाई में हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय के बारे में बात कर रहे थे। और यह अध्याय समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, आप विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण ये अध्याय है आपके लिए, क्योंकि परीक्षा में प्रतिवर्ष सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित प्रश्न किसी न किसी रूप में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। चाहे तो वो सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा पूछ लें, चाहे वो सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं पूछ लें, चाहे वो सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत परिस्थिति निर्धारण के आधार पूछ लें, या सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ कई बार सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों के बारे में भी आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए यह अध्याय हर दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए हम लोग इसको बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने सामाजिक स्तरीकरण की मूलभूत जो अवधारणा है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश की थी, और उसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि परिस्थिति की अवधारणा को समझे बिना हम लोग सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को नहीं समझ सकते, क्योंकि परिस्थितियों के क्रम विन्यास को ही सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। और परिस्थितियों के क्रम विन्यास से तात्पर्य यह है कि समाज में सब लोग समान नहीं होते हैं। दो तरह के विभेद जो है देखे जाते हैं, एक तो व्यक्तिगत विभेद होते हैं और एक सामाजिक विभेद होते हैं। तो जो सामाजिक विभेदीकरण है, नॉर्थ का चर्चा हमने किया था, और जो सामाजिक विभेदीकरण के जो 4 आधार नॉर्थ ने बताए थे, उसमें जो अंतिम आधार नॉर्थ ने बताया था वो बताया था कि क्रम विन्यास जो जब सामाजिक विभेदीकरण का आधार होता है, और क्रम विन्यास से तात्पर्य उनका कहने का मतलब था परिस्थितियों के क्रम विन्यास से। और परिस्थिति से तात्पर्य हमने आपको पूर्व में भी बता दिया, एक बार फिर बताते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसका समाज में कोई पद नहीं हो, हर व्यक्ति किसी न किसी पद पर आसीन होता है। उसी सामाजिक पद को समाजशास्त्रीय भाषा में परिस्थिति कहा जाता है। परिस्थिति 2 प्रकार की होती है, एक प्रदत्त परिस्थिति और एक अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति वह है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी तरफ से किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता, जो जन्म के साथ व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जबकि अर्जित परिस्थिति वह है जिसको व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन, योग्यता, परिश्रम और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्राप्त करता है, उसको अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार की। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद होता है, तो समाज में अनेक पद होते हैं, समाज में अनेक परिस्थितियां होती हैं। ये परिस्थितियां ऊंची नीची होती हैं, कुछ पद उच्च होते हैं, कुछ पद निम्न होते हैं। जैसे हम आपको बात करें कि परिवार में सबसे ऊंचा पद अगर दादाजी का है, तो दादाजी परिवार के सामाजिक संस्तरण में, हायरार्की में, सामाजिक पारिवारिक स्तरीकरण में सबसे उच्च स्थान प्राप्त करेंगे, और पोता का पद परिवार में सबसे निम्न है। इसी प्रकार से हम लोग महाविद्यालय का उदाहरण दें। महाविद्यालय के स्तरीकरण में, महाविद्यालय की संस्था के संस्तरण में प्राचार्य सबसे उच्च है, और जो सहायक कर्मचारी, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वो सबसे निम्न है। इस प्रकार से प्रत्येक समाज में, जिस प्रकार से हमने इस संस्था को उदाहरण दिया, परिवार को उदाहरण दिया, ऐसे ही हमको प्रत्येक समाज में ऊंच नीच देखने को मिलती है। और ये ऊंच नीच परिस्थितियों के आधार पर होती है, क्योंकि कुछ पद समाज में उच्च होते हैं और कुछ पद समाज में निम्न होते हैं। ये परिस्थितियों का ऊंचे नीचे होना ही सामाजिक स्तरीकरण है। इसी को नॉर्थ ने परिस्थितियों का क्रम विन्यास कहा था, और कहा था कि जब सामाजिक विभेदीकरण का आधार परिस्थितियों का क्रम विन्यास है, वही सामाजिक स्तरीकरण है। ठीक है, अब कौन सी परिस्थिति उच्च होगी, कौन सी परिस्थिति निम्न होगी, वहां पर टालकट पार्षद ने ये बात हमने तब भी की थी जब हम लोग परिस्थिति का अध्याय देख रहे थे। और गत कक्षा में भी हमने आपको बताया था कि टालकट पार्षद ने परिस्थिति निर्धारण के 6 आधार बताए। पहला जो परिस्थिति निर्धारण का आधार था वो क्या बताया था आपको? नातेदारी समूह की सदस्यता, यानी कि परिवार किस प्रकार के परिवार से संबंध रखता है और उस परिवार की समाज में क्या प्रतिष्ठा है, उसके आधार पर उसका पद निर्धारित होता है। नंबर 2 व्यक्तिगत विशेषताएं या गुण। नंबर 3 अर्जित उपलब्धियां। नंबर 4 द्रव्यजात। नंबर 5 सत्ता, और नंबर 6 शक्ति। इस आधार पर समाज में परिस्थितियों का निर्धारण होता है कि कोई व्यक्ति इस सामाजिक संरचना में, सामाजिक संस्तरण में, सामाजिक स्तरीकरण में यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इन 6 आधारों पर तय होता है कि ये पद तो उच्च है, ये परिस्थिति तो उच्च है, और ये परिस्थिति निम्न है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, एक बार हम पुनः दोहरा दें आपको, पहले भी हमने आपको बताया कि कोई समाज किन सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व प्रदान करता है। किसी व्यक्ति में, किसी व्यक्तियों के समूह में उन सामाजिक मूल्यों की जब अधिकता देखने को हमको मिलेगी, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की परिस्थिति उच्च है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा भी हमने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक संपत्ति है, तो निश्चित रूप से
अधिक संपत्ति वाला व्यक्ति समाज में उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा, अगर कोई समाज संपत्ति को महत्व देता है तो। और हर समाज संपत्ति को महत्व देता है, तो जिसके पास अधिक संपत्ति है उसका समाज में उच्च हिस्सा होना चाहिए। लेकिन सामाजिक मूल्य क्या देखेंगे कि उस समाज में संपत्ति कैसे अर्जित की। अगर समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अनुसार उस व्यक्ति ने संपत्ति अर्जित की है, तो निश्चित रूप से समाज उसको शीर्ष पर बिठाएगा, उसको सर्वोच्च पद प्रदान करेगा और हम कहेंगे कि साहब ये समाज का सबसे बड़ा व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अगर उसने समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के विपरीत जाकर अवैध तरीके से 2 नंबर से संपत्ति का अर्जन किया है, तो भले ही उस व्यक्ति के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, समाज उसको शीर्ष पर नहीं बिठाएगा बल्कि उसको धरातल पर रखेगा, क्योंकि समाज अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए कहा जाता है कि समाज के सामाजिक मूल्य निर्धारित करेंगे कि यह परिस्थिति उच्च है, यह परिस्थिति निम्न है। इसके पश्चात हमने सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं के बारे में बात की थी, जिसमें आपको बताने की कोशिश की कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है, यानी कि समाज के अधिकांश व्यक्तिगत नहीं है, समाज के अधिकांश लोगों के द्वारा माना जाता है। पुरातन है, यानी कि हमेशा से रहा है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में रहा है, ऐसा कोई भी समाज नहीं जिस समाज में सामाजिक स्तरीकरण नहीं हो। हाँ, उसके स्वरूपों में भिन्नता हो सकती है और सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों में भिन्नता देखने को मिलती है, यानी कि अलग अलग समाजों में अलग अलग कालों में सामाजिक स्तरीकरण अलग अलग स्वरूपों में रहा। जैसे हमने आपको बताया कि जिसके चर्चा हम लोग विस्तार से आज करेंगे कि एक वर्ण व्यवस्था के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण रहा है। भारतीय हिंदू समाज में, वर्तमान समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर लंबे समय से सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिल रहा है। पश्चिमी समाजों में वर्ग व्यवस्था के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिल रहा है और कुछ यूरोपीय सोसाइटीज में जागीरों के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिला। ठीक है, तो ये सामाजिक स्तरीकरण के सामाजिक परिणाम होते हैं, ये भी एक उसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग गत कक्षाओं में कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों की, कि विभिन्न कालों में विभिन्न समाजों में सामाजिक स्तरीकरण का किस किस प्रकार का स्वरूप हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो स्वरूपों की जहां तक बात है, मानव इतिहास में सामाजिक स्तरीकरण के अलग अलग स्वरूप रहे हैं। ठीक है, और अलग अलग स्वरूप रहे समय का वर्ण व्यवस्था के आधार पर विशेष रूप से भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। इतिहास का देखें। नंबर 2, जाति व्यवस्था या जाति प्रथा के आधार पर जो है सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कब से वर्ण व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय समाज में, विशेष रूप से भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार लंबे समय से जाति व्यवस्था रही है। ठीक है, पश्चिमी समाजों में सामाजिक स्तरीकरण का जो स्वरूप है वो वर्ग व्यवस्था रहा है, लेकिन कई बार भारतीय समाज में भी ऐसा लगता है कि जाति धीरे धीरे वर्गों में रूपांतरित हो रही है, लेकिन ऐसा आसान नहीं है, ऐसा थोड़ा सा आभास होता है। बहुत प्राचीन समाजों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार दास प्रथा रही है, जिसमें संपूर्ण समाज 2 खंडों में विभक्त रहा है, एक तो दास और दूसरे स्वामी। लेकिन जैसे जैसे मानवीय मूल्यों का विकास होता गया, मानव सभ्यता का विकास हुआ, संवैधानिक प्रावधान हुए, वर्ण व्यवस्था का सामाजिक स्तरीकरण का यह स्वरूप काफी लंबे समय से देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कुछ प्राचीन समाजों में जागीरों के आधार पर सामाजिक प्राचीन समाजों में, कुछ यूरोपीय समाजों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार जागीरें रही हैं, जिनमें संपूर्ण यूरोपीय समाज 3 खंडों में विभक्त है। ऊपरी पर पादरी होते हैं, ठीक है, नंबर 2 पर सरदार होते हैं और नंबर 3 पर साधारण जनता या किसान होते हैं। तो विभिन्न कालों में विभिन्न समाजों में सामाजिक स्तरीकरण के ये स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं। क्रमशः सामाजिक स्तरीकरण का जो पहला आधार है वह है वर्ण व्यवस्था। वर्तमान समाज में भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप जाति व्यवस्था है, लेकिन जाति व्यवस्था से पूर्व भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ण व्यवस्था था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को जहां तक बात है, इस प्रकार से लोग समझ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है
संपूर्ण भारतीय हिंदू समाज 4 खंडों में विभाजित था, 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, और ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ये ऊपर ब्राह्मण हुआ करते थे सामाजिक संस्करण में या सामाजिक स्तरीकरण में या सामाजिक संरचना में। नंबर 2 पर क्षत्रिय हुआ करते थे। नंबर 3 पर वैश्य हुआ करते थे। और नंबर 4 पर शूद्र हुआ करते थे। ये प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था रही है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति की जहां तक बात है, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण बने, मुख से या जिह्वा से ब्राह्मण बने, भुजाओं से क्षत्रिय बने, उदर से वैश्य बने और पैरों से शूद्र बने। इसी आधार पर इनको रंग सौंप दिया गया। ब्राह्मण जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से या जिह्वा से मानी जाती है, श्वेत रंग, व्हाइट कलर इनका दिया गया कि ये लोग सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, भुजा क्षत्रिय जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है, भुजाएं चूंकि शक्ति का प्रतीक होते हैं इसलिए क्षत्रियों को लाल रंग दिया गया। उधर जिससे वैश्य की उत्पत्ति हुई उनको पीला या पीत रंग दिया गया। शूद्र जो कि ब्रह्मा के पैरों से बने हैं उनको काला रंग दिया गया। इसी आधार पर इनको काम बांट दिया गया, क्योंकि जिह्वा का काम बोलना, इसलिए ब्राह्मणों को काम दिया गया कि आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ करवाएंगे, दान देंगे, दान देंगे, शिक्षा देंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है, उपदेश देंगे, क्योंकि जिह्वा का काम बोलना है। भुजाएं चूंकि शक्ति का प्रतीक है, जिनको कि लाल रंग प्राप्त है, जो कि ब्रह्मा की भुजाओं से प्राप्त है, जिनको हम लोग क्षत्रिय कह रहे हैं, ये शक्ति के प्रतीक होते हैं, इसलिए ये राज्य के समाज की सुरक्षा करेंगे। ये काम बांट दिया गया। ठीक है, वैश्य जिनकी उत्पत्ति उदर से हुई है ब्रह्मा की, इनको जिनको कि पीला रंग दिया गया है, जो कि उदर जो भी हम खाते हैं हमारे उदर में जाता है, उसके बाद में डिफरेंट जो है ऑर्गन्स में सप्लाई होता है, जो एनर्जी है जो हम खाते हैं उसकी। तो वैश्य को यह काम सौंपा गया कि संपूर्ण समाज की खान पान की व्यवस्था आप लोग करेंगे, इसके लिए आप कृषि कार्य करें, इसके लिए आप पशुपालन करें। शूद्र जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है, जिनको कि काला रंग मिला है, क्योंकि पैरों का काम संपूर्ण शरीर का भार ढोना है, इसलिए शूद्रों को काम मिला कि आप निस्वार्थ भाव से ऊपर वाले जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सबकी सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, बिना किसी लालसा के। इस प्रकार की व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा गया है, जो कि प्राचीन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था से पूर्व सामाजिक स्तरीकरण का आधार भारतीय समाज में रही है। ठीक है, इसकी एक खास बात और थी वर्ण व्यवस्था की। वह खास बात यह थी कि इस व्यवस्था को खुली व्यवस्था कहा गया। वर्णा सिस्टम इज द ओपन सिस्टम, जबकि जाति के लिए कहा जाता है कि जाति बंद वर्ग है। और ये जो खुलापन है, ये खुलापन सूत्र वाले 3 वर्णों में देखने को मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता था, ब्राह्मण वैश्य हो सकता था, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता था, क्षत्रिय वैश्य हो सकता था, और वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों हो सकते थे। हमने कहा कि ये खुलापन सूत्र वाले 3 वर्णों तक ही सीमित था। शूद्रों को कदापि ऊपर वाले 3 वर्णों में जाने की अनुमति नहीं थी, और इनकी प्रस्तुति में चाहे कितने ही गिरावट आ जाए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में, ये शूद्र नहीं होते थे। इसलिए कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था खुली व्यवस्था है। और इस प्रकार से इनमें विवाह संबंध भी होता था। ब्राह्मण और क्षत्रियों में विवाह होता था, ब्राह्मण और वैश्य में विवाह होता था, क्षत्रियों का ब्राह्मणों और वैश्य दोनों के साथ विवाह होता था, वैश्य का क्षत्रियों और ब्राह्मणों के साथ विवाह होता था। लेकिन अधिकांश ब्राह्मणों और क्षत्रियों में विवाह हुआ करते थे। कर्म पर, जिस प्रकार से जाति जन्म पर आधारित है, ठीक उसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है। हमने कहा ना कि ब्राह्मण का काम क्या है? दान देना, दान लेना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, अध्ययन अध्यापन करना, धार्मिक कार्य करना, ये कर्म पर आधारित है। क्षत्रिय शक्तिशाली है, राज्य के समाज की सुरक्षा करना, वैश्य पशुपालन, कृषि आदि कर्म पर आधारित। ठीक है, और ये खुलापन ऊपर वाले 3 वर्णों तक ही सीमित था, और इनमें आपस में विवाह संबंध भी हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन फिर बताते हैं कि शूद्रों को ऊपर जाने की अनुमति किसी की स्थिति में नहीं थी। और ऊपर वाले जो 3 वर्ण है, उनके परिस्थिति में चाहे कितनी ही गिरावट हो जाए, परिस्थिति में गिरावट से तात्पर्य कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो उसको ब्राह्मण है वो जन्म से, लेकिन चूंकि उसकी रुचि
सिर्फ पढ़ने पढ़ाने में नहीं है, शिक्षा दान में नहीं है, धार्मिक क्रियाकलापों में नहीं है, वो शारीरिक रूप से शक्तिशाली है, बलशाली है, तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाता था। इसी प्रकार से क्षत्रिय अगर शक्तिशाली नहीं है, उसकी युद्ध आदि में रुचि नहीं है, लेकिन वो अध्ययन अध्यापन में रुचि रखता है, धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है, तो वो क्षत्रिय ब्राह्मण हो जाता था। ऐसे विभिन्न उदाहरण हमको इतिहास में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग परशुराम की बात करें, हम लोग ऐसे अनेक उदाहरण देखे जाते हैं। तो इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज में लंबे समय तक सामाजिक स्तरीकरण रहा। जैसा कि हमने आपको बताया, इस वर्ण व्यवस्था के आगे जाकर कालांतर में जाकर खात्मा हो गया, समाप्त हो गई ये वर्ण व्यवस्था। इसके विशेष रूप से दो कारण देखने को मिलते हैं। पहली बात तो कर्म पर आधारित है, लेकिन इस वर्ण के जो सदस्य हैं कई बार अपने कर्मों के प्रति लापरवाह हो जाते थे, अपने वर्ण के कर्म को ठीक से लागू नहीं कर पाते थे। एक तो इस कारण वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई। तत्पश्चात इनमें जो विवाह संबंध हुए, इन विवाह संबंध के पश्चात संतान का वर्ण निर्धारण क्या होगा, इस बात में भी अस्पष्टता थी, एक असमंजस था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में जाकर वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई और वर्ण व्यवस्था के आधार स्थान पर वर्णों से संबंधित अनेक जातियां और उपजातियां बन गई। तो वर्ण व्यवस्था की समाप्ति से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार जाति व्यवस्था है, जो कि काफी लंबे समय से चली आ रही है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जातियों की इससे संबंधित जाति उत्पत्ति का अनेक सिद्धांत है, लेकिन हम मूल रूप से बात करें तो वर्ण व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात वर्णों से संबंधित अनेक जातियां और उपजातियां बन गई, जिसके आधार पर वर्ण व्यवस्था तो समाप्त हो गई और सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक संतुलन का आधार भारतीय हिंदू समाज में जाति व्यवस्था हो गई। तो वर्ण व्यवस्था की समाप्ति से लेकर आज तक वर्तमान समाज में, आधुनिक समाज में, सभ्य समाज में, विशेष रूप से भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार जाति व्यवस्था है। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग वर्ग व्यवस्था और उसकी बात करेंगे। तो ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण था। इसके पश्चात हम लोग विस्तार से जाति व्यवस्था के आधार पर या सामाजिक स्तरीकरण का दूसरा स्वरूप, जो कि वर्तमान में समाज में भी देखने को मिल रहा है और लंबे समय से चला रहा है, जाति व्यवस्था, इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।